अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर अली सुफियान। और आज हम एमडी कैट केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर बहुत से कंसेप्ट्स, इसके अलावा अल्केन्स, अल्कीन्स और बेंजीन को जो है वो डिस्कस किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द यूएचएस सिलेबस इसके अंदर जो कंटेंट्स शामिल हैं वो है केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स विद एम्फेसिस ऑन कंबस्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। Second is the chemistry of alkenes with emphasis on preparation of alkenes and the reactions of alkenes. Then is the third topic chemistry of benzene with emphasis on benzene, electrophilic substitution reaction, hydrogenation, side chain oxidation of benzene, ortho para directing and meta directing groups. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो ड्यूरिंग द लेक्चर, कोई भी बात आपको समझ ना आई हो या किसी एमसीक्यू के बारे में आपने डिस्कस करना हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जस्ट काइंडली मैसेजेस ही सेंड कीजिएगा, कोई भी कॉल वगैरह जो है वो अटेंड नहीं की जाएगी। इसके अलावा एमडी कैट लेक्चर के बारे में बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि एमडी कैट लेक्चर क्या डेली बेसिस के ऊपर होंगे? तो डेली बेसिस के ऊपर नहीं, एवरी 2 डेज के बाद जो है वो लेक्चर अपलोड किया जाएगा और विद इन 2 डेज आपके पास जो है वो प्रैक्टिस एमसीक्यू के लिए टाइम होगा। तो उन 2 दिनों के अंदर आप उस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस एमसीक्यू को सॉल्व करें। और अगर आपके पास प्रैक्टिस एमसीक्यू नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू भी दिए जाएंगे और साथ में उसकी की जो है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से आपने जब पूरा टॉपिक एक प्रिपेयर करना है तो आपकी प्रेपरेशन इस तरह की होनी चाहिए कि बाद में उस टॉपिक को दोबारा जो है प्रिपेयर करने की जरूरत ना हो। तो 2 डेज का टाइम इनफ होता है कि आप उस टॉपिक को अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर सकें। तो दैट्स वाई एवरी मंडे और थर्सडे को जो है वो लेक्चर अपलोड हुआ करेगा और बाकी 2 डेज के अंदर जो है वो यहाँ पर एमडी कैट के जो एमसीक्यूज हैं, जो प्रैक्टिस एमसीक्यू हैं, वो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है इसकी तैयारी केमिस्ट्री की जो है वो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स अगर हम देखें तो उसके अंदर कलर, अडोर एंड स्टेट आ जाती है। तो याद रखें कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक के जो अल्केन्स हैं दे आर कलरलेस, अडरलेस गैसेस। ये गैसियस स्टेट में होते हैं, कलरलेस होते हैं और अडरलेस होते हैं, इनकी कोई स्मेल नहीं होती। कार्बन नंबर 5 से 17 तक कलरलेस, अडरलेस लिक्विड्स हैं, जबकि कार्बन नंबर 18 से हायर कलरलेस, अडरलेस वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन मोलेकुलर मास। जैसे जैसे मोलेकुलर मास बढ़ता है यानी कि कार्बन नंबर्स की तादाद बढ़ती है, वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। बीइंग नॉन पोलर और वीकली पोलर, ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर वाइल सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल हैं लेकिन वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं। आप जानते हैं सॉल्युबिलिटी इज द लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सिमिलर चीजें हमेशा आपस में सॉल्युबल होती हैं। फिजिकल कांस्टेंट्स की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी वगैरह जो है दैट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन कार्बन नंबर। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी भी इंक्रीज करती है। एवरी सिंगल मिथाइलिन ग्रुप, ये जो CH2 ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड एज मिथाइलिन ग्रुप। एवरी सिंगल मिथाइलिन ग्रुप एडिशन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बाय 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। एवरी मिथाइलिन ग्रुप के बढ़ने से जो है वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो है वो इंक्रीज आता है। ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स देन नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर्स। जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं, जबकि ब्रांच चेन के बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि जो ब्रांच चेन होते हैं उनके अंदर जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के लिए स्पेसिस होती हैं वो कम होती हैं, तो इस लिहाज से उनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज इज नॉट रेगुलर, और अल्केन्स के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीज है वो रेगुलर नहीं होता। देन रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स मेन टॉपिक है हमारा। इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले रिएक्टिविटी डिपेंड किस चीज पे के ऊपर करती है। तो अल्केन्स आर इनर्ट टुवर्ड्स एसिड्स। चूंकि अल्केन्स नॉन पोलर हैं तो ना तो इनके ऊपर कोई एसिड अटैक करता है, अल्कलीज ना ही कोई बेस अटैक करती है, एंड रिडॉक्स रिएजेंट्स, और ना ही इनके ऊपर कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो अटैक कर सकता है। ओनली अंडरगो, सिर्फ कौन से रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कौन सा रिएक्शन है? तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक ग्रुप जो है वो छोड़ के जाएगा और दूसरा ग्रुप उसकी जगह पर आ जाएगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। थर्मल,
इसके अलावा वो रिएक्शन जिनके अंदर हीट इन्वॉल्व होती है वो रिएक्शन ये कर सकते हैं, एंड कैटालिटिक रिएक्शंस, और इसके अलावा कैटालिटिक रिएक्शंस जो है ये कर सकते हैं। रीजंस फॉर लीस्ट रिएक्टिविटी, ये क्यों लीस्ट रिएक्टिव हैं? तो टू रीजंस हैं इसकी। द फर्स्ट वन इज द नॉन पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड, क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्ड होता है दैट इज नॉन पोलर। कैसे पता चला? तो फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है व्हाइल द हाइड्रोजन इज 2.1, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 0.4, और 0.4 तक अगर किसी भी दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज नॉन पोलर। From 0 to 0.4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज कंसिडर्ड एज नॉन पोलर, तो इसलिए ये नॉन पोलर नेचर है बॉन्ड की। सेकंड इज द इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड बिटवीन न्यूक्लियाई। सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बड़े टाइटली जो है वो न्यूक्लियाई के अंदर बॉन्ड होते हैं। लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक सिग्मा बॉन्ड, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। एंड नो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक अ सिग्मा बॉन्ड। नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड के ऊपर ना तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और ना ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो दैट्स व्हाई ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनके रिएक्शंस कौन कौन से हैं फिर, तो रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स के अंदर मेन टॉपिक कंबस्शन है। कंबस्शन हम बात करें, बर्निंग ऑफ अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर इज कॉल्ड एज कंबस्शन। जब हम बर्निंग करवाते हैं अल्केन्स की इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर तो दैट इज कॉल्ड एज अ कंबस्शन, इसको कंबस्शन का नाम दिया जाता है। जैसे कि आप देखिए अल्केन की अगर ऑक्सीडेशन करवाएं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होगी। व्हाट इज द हीट ऑफ कंबस्शन? The amount of heat evolved when 1 mole of a hydrocarbon is burned to carbon dioxide and water is called as heat of combustion. तो वो amount of heat जो combustion के दौरान रिलीज होती है that is called as the heat of combustion. तो अगर ये रिलीज हो रही है तो that's why this reaction is highly exothermic. तो ये exothermic reaction है, but very important, बट रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर टू इनिशिएट। लेकिन इनके रिएक्शंस को इनिशिएट करने के लिए लो टेम्परेचर नहीं चाहिए होता, बल्कि हाई टेम्परेचर चाहिए होता है टू इनिशिएट देयर रिएक्शंस ऑफ कंबस्शन। तो इनको कंबस्ट करने के लिए इनके लिए जो है वो हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। जो लोअर अल्केन्स हैं उनके लिए तो लो टेम्परेचर भी चल जाएगा, लेकिन जो हायर अल्केन्स हैं उनकी बर्निंग या उनकी कंबस्शन करवाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर होगा ताकि उनकी बर्निंग जो है वो इनिशिएट हो सके। यूजेस इसके क्या है? तो इन ऑटोमोबाइल इंजन, जितने भी अल्केन्स हैं ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर यूज होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पेट्रोल या गैसोलीन जो है ये आइसो ऑक्टेन है, यानी कि ये भी एक अल्केन है। तो ये जो गैसोलीन है, पेट्रोल है, ये आम गाड़ियों के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर ये यूज होते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड एयर मिक्सचर, इसके अलावा जो नेचुरल गैस होती है वो भी मीथेन है, और एयर मिक्सचर के साथ जो है इनको ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर इस्तेमाल जो है किया जाता है। बर्न एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ इंजन, और इसके अलावा जो है जब ये बर्न होते हैं तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन को जो है ये इंक्रीज करते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अल्केन्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जब अल्केन्स की डिफरेंट कंडीशन के अंदर ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं। जैसे कि अगर हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करें तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के केस में हमारे पास बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक आर द प्रोडक्ट्स। मीथेन की अगर आप इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करवाएं इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और साथ में वाटर बनेगा। वाइल अगर हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाएं तो मैनी यूजफुल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। जैसे कि मीथेन की फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट जो है वो मेथनॉल है। अगर आप मेथनॉल की ऑक्सीडेशन करें तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, और फॉर्मिक एसिड की ऑक्सीडेशन करें तो फाइनल प्रोडक्ट इसकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल और सीरीज। आप अगर सीरीज में देखें तो आपको बहुत से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। जैसे कि अल्केन की अगर ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमेशा अल्कोहल बनते हैं, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं हमेशा एल्डिहाइड बनते हैं, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। और अगर ये आपसे क्वेश्चन किया जाए विच वन इज द मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कार्बन, तो वो अल्केन में है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। एंड मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन इन द कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि अगर आप देखें मीथेन की ऑक्सीडेशन से मेथनॉल, मेथनॉल की ऑक्सीडेशन से फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड की ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड
वाटर। और अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स करें तो रिवर्स फिनोमेना ये रिडक्शन का है, तो रिडक्शन होते हुए ये सारे वापस अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अगर आप इसको अपने माइंड में बिठा लें तो आपके लिए कोई भी प्रिपरेशन करना मुश्किल नहीं रहेगी। यानी कि अगर आपने एल्डिहाइड प्रिपेयर करने हो तो आपको पता है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवानी है, अल्कोहल प्रिपेयर करने हो तो अल्केन की ऑक्सीडेशन करवानी है, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना हो तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवानी है। और इसी तरह से अगर आप रिवर्स चलें तो रिडक्शन करवाते हुए आप बाकी कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो थर्ड रिएक्शन आ जाता है नाइट्रेशन। जैसे कि पहला कंबस्टन है, दूसरा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, थर्ड नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे? देखिए यहाँ पर मीथेन है तो मीथेन प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3, तो HNO3 जब हाई टेम्परेचर पर जो है वो लिया जाता है तो हाई टेम्परेचर पर ये एक्ट करता है एज अ बेस, यानी कि ये डोनेट करेगा OH, तो OH और इधर से एक H, तो ये मिलकर बना देंगे वाटर, वाइल बाकी बनेगा CH3NO2, दैट इज नाइट्रोमीथेन। तो ये नाइट्रोमीथेन जो है वो इससे प्रिपेयर हो जाएगा। एंड दीज नाइट्रोअल्केन्स यूज्ड एज अ फ्यूल, सॉल्वेंट एंड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो ये जो नाइट्रोअल्केन्स बनते हैं ये एज अ फ्यूल यूज होते हैं, इसके अलावा ये एज अ सॉल्वेंट यूज होते हैं, और इसके अलावा ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर जो है ये इस्तेमाल होते हैं। Halogenation, that is very important in this topic, in this regard, takes place in sunlight. ये भी substitution reaction है, and this is also a free radical substitution reaction, while nitration is also a free radical substitution reaction. तो आपने अपने माइंड में ये हमेशा बात याद रखनी है कि अल्केन्स हमेशा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। हेलोजिनेशन तो टेक्स प्लेस इन सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड हाई टेम्परेचर। ये बात हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 के अंदर कर चुके हैं, जहां पर हमने बात की थी फ्री रेडिकल्स की। तो फ्री रेडिकल्स जनरेट करने के लिए सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या फिर हाई टेम्परेचर और पेरोक्साइड की मौजूदगी जो है वो चाहिए होती है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज्ड। इसके अलावा रिएक्शन किस हद तक आगे जाएगा ये है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो ये डिपेंड करता है आप कितना हैलोजन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर हैलोजन ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो काफी आगे तक जो है वो रिएक्शन जाएगा, लेकिन अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे तो रिएक्शन शुरू के अंदर ही जो है वो स्टॉप हो जाएगा। प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो ये प्रोसीड होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। याद रखें जहां पर भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है वो हमेशा 3 स्टेप्स के अंदर ही कंप्लीट होगा। फर्स्ट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन, सेकंड इज कॉल्ड एज प्रोपेगेशन एंड द थर्ड इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। इनिशिएशन में याद रखें ऐसा रिएक्शन, ऐसा स्टेप जिसके अंदर 2 फ्री रेडिकल बनेंगे और रिएक्टेंट में कोई फ्री रेडिकल नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। प्रोपेगेशन के अंदर रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी दोनों में आपको फ्री रेडिकल नजर आएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोपेगेशन। जैसे कि इन दोनों स्टेप्स में देखें आपको रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी फ्री रेडिकल नजर आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोपेगेशन स्टेप। और टर्मिनेशन क्या है? तो टर्मिनेशन के अंदर जो है वो 2 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं और एक प्योर प्रोडक्ट या एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ टर्मिनेशन स्टेप। इसके अंदर अगर हम बात करें तो मिक्सचर ऑफ हैलोअल्केन्स प्रोड्यूस्ड बाय रेपिटेशन ऑफ स्टेप 2। ये जो स्टेप 2 है जिसको हमने प्रोपेगेशन स्टेप कहा है, प्रोपेगेशन स्टेप जो है ये फर्दर आगे प्रोसीड हो सकता है अगर हैलोजन की अमाउंट ज्यादा हो, तो देन हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है बन सकती है। तो इसके अंदर देखिए हमारे पास मीथेन डाइक्लोराइड बनता है, इसके अलावा ट्राइक्लोरोमीथेन जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं ये बनता है, और लास्ट पे फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो इससे प्रिपेयर हो सकती है। जरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बातें आपने याद रखनी है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो है हैलोजिनेशन जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, तो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, हैलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, और दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। फ्लोरो, ब्रोमो एंड देन आयोडो। फ्लोरो सबसे ज्यादा फास्टली रिएक्ट करता है, इसका रिएक्शन बहुत विग्रियस होता है यहाँ पर, जबकि आयोडीन जो है वो बहुत स्लो और रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो यहाँ पर करता है। जबकि अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स के अंदर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये है कि टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं, देन सेकेंडरी अल्केन रिएक्टिव हैं, उससे लेस प्राइमरी अल्केन, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है वो मिथाइल या फिर मीथेन वाले जो होते हैं ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन के अंदर टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मीथेन।
अगर आपसे ये कहा जाए ना कि इथेन और मीथेन इन दोनों में से कौन ज्यादा तेजी के साथ हैलोजिनेशन करवा सकता है, तो इथेन जो है वो ज्यादा तेजी के साथ हैलोजिनेशन करवाता है क्योंकि वो मीथेन से प्राइमरी में आ जाता है। और अगर आपसे जो है ये कहा जाए कि उसके बाद जो है कोई सेकेंडरी आपके पास अल्केन है, तो याद रखें जो सेकेंडरी अल्केन होगा वो इन दोनों से ज्यादा जो है वो रिएक्शन फास्ट करेगा। तो रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो आपने याद रखना है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो एमसीक्यू के अंदर जो है बहुत दफा पूछा जाता है। इसके बाद कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, जैसे कि फॉर कंबस्टन ऑफ अल्केन्स टू स्टार्ट द प्रोसेस, अभी हमने पढ़ा वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, बहुत हाई टेम्परेचर जो है उसके अंदर रिक्वायर होता है। एडिशन ऑफ एवरी CH2 ग्रुप टू अल्केन चेन इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट टू, तो अभी हमने पढ़ा है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, दैट्स व्हाई चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अल्केन्स ओनली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ड्यू टू, किस वजह से ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करते हैं? अल्फा है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बीटा है हेड टू हेड ओवरलैप ऑफ sp3 ऑर्बिटल्स, एंड चार्ली है शार्टर बॉन्ड लेंथ। तो सारे ही ऑप्शन इसके अंदर ठीक हैं, तो दैट्स व्हाई डेल्टा ऑप्शन इज द ऑल ऑफ दीज। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन्स विद फ्लोरीन इज, तो अभी हमने कहा दैट इज हाईली एक्सप्लोसिव, ये हाईली विग्रियस और हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यील्ड्स, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन अगर हम प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के अंदर करवाते हैं तो ये सारी प्रोडक्ट ही बनती हैं, CCl4 भी बनता है, क्लोरोफॉर्म भी बनता है और डाइक्लोरोमीथेन भी बनता है। तो दैट्स व्हाई डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑल ऑफ दीज। द कंबस्टन ऑफ एन अल्केन इज, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट। लोअर अल्केन्स ऑन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस, जो लोअर अल्केन्स होते हैं अगर उनकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, एल्डिहाइड और ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा कि सबसे पहले अगर अल्केन की ऑक्सीडेशन करवाएं अल्कोहल बनते हैं, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं एल्डिहाइड बनते हैं, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स रिजल्ट्स इन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से और साथ में कार्बन ब्लैक जो है वो बनता है, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट। फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज, तो CHCl3 इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ डिपेंड्स अपॉन, तो एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन डिपेंड किस पे कर रही होती है? तो दैट इज अमाउंट ऑफ हेलोजन्स यूज्ड, जितना हेलोजन ज्यादा यूज किया जाएगा उतना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज्यादा होगा। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन गिव प्रोडक्ट, अगर आप मीथेन की क्लोरीनेशन करवाते हैं तो कौन कौन सी प्रोडक्ट बनेगी? तो ऑल ऑफ दी अबव, सारी प्रोडक्ट जो है इस केस में बनती हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ यूजेस ऑफ अल्केन्स हैं, ये भी आपको याद करनी चाहिए क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। आसान से हैं, जैसे कि यूजेस ऑफ मीथेन की बात करें, एज अ फ्यूल, एज एन इल्यूमिनेटिंग गैस, प्रेपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जैसे कि मिथाइल क्लोराइड, डाई मिथाइल क्लोराइड, सिमिलरली क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इससे प्रिपेयर किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। प्रेपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक यूज्ड इन पेंट्स, प्रिंटिंग इंक्स एंड ऑटोमोबाइल टायर्स, तो कार्बन ब्लैक भी इससे बनाया जाता है जो कि पेंट्स, प्रिंटिंग इंक्स के अंदर और ऑटोमोबाइल टायर्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। सेकंड टॉपिक इज द केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स, हमारे टॉपिक का सेकंड कंटेंट इसमें केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स है। इंट्रोडक्शन करते हैं। अल्कीन्स हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन द करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि अगर हम अल्केन की बात करें तो अल्केन की निस्बत अल्कीन्स के अंदर 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। They are also called as olefins, derived from Latin word olefins means oil forming. Because जब ये रिएक्ट करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन वगैरह के साथ तो तब ये ऑयली नेचर की प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसलिए इनको ऑलिफिन्स कहा जाता है, ऑयल फॉर्मिंग। पोलैरिटी की बात करें तो दे आर आल्सो नॉन पोलर होते हैं, एंड लेस पोलर, थोड़े बहुत इनके अंदर पोलैरिटी पाई जाती है लेकिन यूजुअली ये कंसीडर्ड एज नॉन पोलर। जनरल फार्मूला की बात करें तो CnH2n इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन्स। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, अल्काइल हेलाइड्स की अगर आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाते हैं, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन मीन हेलोजन, हेलोजन और हाइड्रोजन का जो रिमूवल है इस प्रोसेस को कहा जाता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, एंड दैट इज द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम्स। एडजेसेंट कार्बन एटम से हेलोजन और हाइड्रोजन का उतरना ये एलिमिनेशन है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। किसकी मौजूदगी में होता है? तो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक बेस,
अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है और इस कार्बन से अगर हैलोजन जाएगा तो इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो दैट्स वे वहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और प्लस साथ में HX जो है वो बन जाएगा। तो ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड से हम अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। जैसे कि आप देखें यूजिंग हीटेड एलुमिना, अगर आप हीटेड एलुमिना के ऊपर रखें तो अल्कोहल के जो वेपर्स होते हैं उन वेपर्स की आप जो है वो डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, उनमें से वाटर को रिमूव कर सकते हैं। वाटर कैसे रिमूव होगा, तो इस कार्बन के पास से ये OH जाएगा और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, तो इससे बनेगी अल्कीन और प्लस साथ में बनेगा वाटर। बट इसके अलावा भी कई कैटालिस्ट हम यूज कर सकते हैं फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, जैसे कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10, ठीक है। इसके अलावा कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड H3PO3 आर आल्सो यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन। इनको भी आप यूज कर सकते हैं डिहाइड्रेशन के लिए। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस अल्कोहल इज इन द ऑर्डर। ये ऑर्डर फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अल्कोहल जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है, तो दैट इज द टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड द प्राइमरी अल्कोहल। जब हम अल्कोहल्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको जाके ये बात क्लियर करूंगा कि क्यों टर्शरी अल्कोहल सबसे जल्दी डिहाइड्रेट होते हैं और प्राइमरी अल्कोहल क्यों सबसे लेट जाके जो है वो डिहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म की बात करें, किस तरीके से ये रिएक्शन होता है, तो देखिए इसके मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले अगर हम एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाएं तो प्रोटोनेशन होती है और प्रोटोनेशन के बाद ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है RDS। तो RDS के अंदर जो है ये कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन के बाद ये हाइड्रोजन रिमूव होता है और वाटर साथ में यहाँ से रिलीज हो गया और बाकी ये कैटलिस्ट जो H पॉजिटिव है ये वापस यहाँ से रिलीज हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर कार्बोकेटाइंस इन्वॉल्व हैं। तो मैकेनिज्म के अंदर अगर कार्बोकेटाइंस इन्वॉल्व होंगे तो फिर हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर के साथ जो है पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। तो इसीलिए टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं और प्राइमरी सबसे लीस्ट रिएक्टिव हैं इन द केस ऑफ डिहाइड्रेशन। बट इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम अल्कोहल्स वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। थर्ड इज द H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो तो जैसे अभी हमने कहा कि जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो सबसे लेट डिहाइड्रेट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके लिए कंडीशन हार्श चाहिए, जैसे कि 140 टू 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और 75% सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर रिक्वायर होता है, तब जाके डिहाइड्रेशन होती है। बट अगर हमारे पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल हो तो यही रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस और 60% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया जा सकता है। बट अगर हमारे पास कोई टर्शरी अल्कोहल हो जैसे कि यहाँ पर है, तो टर्शरी अल्कोहल के केस में जस्ट 20% H2SO4 और 85 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम ये रिएक्शन जो है वो करवा सकते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है कि जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं दे आर इजीली डिहाइड्रेटेड देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल आर इजीली डिहाइड्रेटेड देन प्राइमरी अल्कोहल्स। नेक्स्ट डीहाइलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड की मदद से भी हम जो है प्रिपेयर कर सकते हैं अल्केन्स को। तो अगर आप इसमें देखें डीहाइलोजिनेशन, डी मीन रिमूवल, हैलोजिनेशन हैलोजन का, तो हैलोजन के रिमूवल से आप जो है वो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं विसिनल डाइहैलाइड। व्हाट इज द विसिनल, तो विसिनल वर्ड से मुराद होता है एडजेसेंट कार्बन एटम्स। अगर दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर जो है वो हैलोजन ग्रुप मौजूद हो तो दैट इज कॉल्ड एज विसिनल, और अगर एक सेम कार्बन एटम के ऊपर हैलोजन ग्रुप हो तो दैट इज कॉल्ड एज अ जेमिनल। तो ये विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड दो तरह के डाइहैलाइड्स होते हैं। तो ये हमारे पास एक विसिनल डाइहैलाइड है जिसके दोनों कार्बन के ऊपर एक एक हैलोजन जो है वो अटैच है। अगर हम इसका जिंक के साथ रिएक्शन करवाएं तो जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये यहाँ से जो है वो बड़ी आसानी के साथ हैलोजन को रिमूव करेगा और ZnX2 बना देगा, जबकि इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो याद रखें मेथनॉल की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन होता है। देन द पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस की पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवाने से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कीन्स को। गिव सिस अल्कीन एंड ट्रांस अल्कीन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अब चूंकि जो सिस अल्कीन है वो थोड़ी सी लेस स्टेबल है जबकि ट्रांस अल्कीन जो है वो थोड़ी सी मोर स्टेबल है, तो ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी ऑर्डर जो सिस अल्कीन है वो थोड़ी सी हार्श कंडीशन में प्रिपेयर होती हैं जबकि जो ट्रांस अल्कीन है वो इजीली प्रिपेयर हो जाती हैं। अगर आप सिस अल्कीन प्रिपेयर करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास पैलेडियम इन द बेरियम सल्फेट पॉइजनड विद क्विनोलिन, लिंडलर्स कैटालिस्ट इसको कहा जाता है, लिंडलर्स कैटालिस्ट।
तो लिंडलर्स कैटलिस्ट की मौजूदगी में अगर हम रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास जो अल्कीन बनती है दैट इज द सिस अल्कीन, यानी कि दोनों अल्काइल ग्रुप जो है वो सेम साइड पे चले जाते हैं। और ट्रांस अल्कीन क्या है, तो इस केस में हमारे पास जो है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेल्सियस, अगर इसकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाएं तो फिर हमारे पास जो है वो ट्रांस अल्कीन बनती है। इसके अलावा कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के जरिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कीन, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाना होता है द साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। लाइक अगर हम सक्सिनिक एसिड का रिएक्शन करवाएं तो सक्सिनिक एसिड के रिएक्शन से हमारे पास अल्कीन बनती है इथीन प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 NaOH प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है इसमें रिलीज होता है। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यू इसमें सॉल्व करते हैं। पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन रिजल्टिंग इन सिस अल्कीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, तो सिस अल्कीन के लिए भी हमने पढ़ा सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेल्सियस। द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस अल्कोहल इज इन द ऑर्डर, तो अभी हमने ऑर्डर पढ़ा टर्शरी देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, दैट इज द बीटा ऑप्शन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैन बी डन बाय यूजिंग, तो ऑल ऑफ दीज है क्योंकि इन सब की मौजूदगी में हम डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं। 1 ब्यूटीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डीहेलोजिनेशन ऑफ, तो किसकी डीहेलोजिनेशन से, फ्रॉम बोथ अल्फा एंड बीटा, यानी कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से भी करवा सकते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन से भी हम 1 ब्यूटीन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हैविंग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, कौन से ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, तो दैट आर अल्कीन्स। अल्कीन्स ऐसे हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो होती है। ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन H2 is kept at metal surface which is, कौन सी मेटल सरफेस यूज की जाती है हाइड्रोजिनेशन के लिए, तो दैट इज पैलेडियम। पैलेडियम के अलावा निकल भी हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व, तो वेजिटेबल घी बनाते हुए हम जानते हैं कि हाइड्रोजिनेशन जो है ये इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टेट की बात करते हैं तो कार्बन 2 से लेकर कार्बन 5 तक गैसेज हैं, इसके बाद कार्बन 5 से कार्बन 15 तक जो है वो लिक्विड्स, और कार्बन 15 से जितने हायर हैं वो सारे के सारे सॉलिड्स हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो दे आर सॉल्युबल इन अल्कोहल्स बट इनसॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली पोलर होते हैं तो इसलिए अल्कोहल्स में तो सॉल्युबल हैं लेकिन वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। स्मेल एंड फ्लेम, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इनकी होती है एंड बर्न विद ल्यूमिनस फ्लेम, यानी कि जब ये बर्न होते हैं तो एक स्पेशल कलर वाली फ्लेम के साथ जो है ये बर्न होते हैं, और इनके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो इन अल्कीन्स की होती है। स्ट्रेंथ ऑफ अ पाई बॉन्ड, रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड इज वेरी वेरी वीकर देन अ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड से ये बहुत वीकर है। पार्शली फिल्ड p ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन पैरेलल फैशन टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अवे फ्रॉम बॉन्डेड लाइन बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियाई जहां पर बॉन्ड हो रहे होते हैं उस लाइन से अवे जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एक्सपोज टू इलेक्ट्रोफाइल, तो ये लूजली हेल्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए बड़े एक्सपोज होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इनके ऊपर बड़ी आसानी से हो जाता है। तो आपने याद रखना है अल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसी वजह से क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है तो दैट्स वाई अल्कीन्स हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो करवाती हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन जो अल्कीन करवाती हैं दीज आर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये ओवरऑल अल्कीन का जो है वो सारे रिएक्शन का दिखाया गया है कि कौन कौन से रिएक्शन जो है वो अल्कीन करवा सकती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन आ जाता है। हाइड्रोजिनेशन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पाई बॉन्ड ऑफ अल्कीन टू फॉर्म एन अल्केन। कैटलिस्ट कौन कौन से यूज हो सकते हैं, तो पैलेडियम, प्लैटिनम, रोडियम एंड निकल कैटलिस्ट जो है वो इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कंडीशंस, तो इसके लिए मॉडरेट प्रेशर चाहिए होता है 1 to 5 एटमॉस्फेरिक और हाईली एक्सोथर्मिक जो है ये रिएक्शन होता है, और इसके दौरान जितनी हीट इवॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, उस हीट को हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। और यूजुअली फॉर अ सिंगल डबल बॉन्ड, यानी कि एक डबल बॉन्ड के लिए जो है वो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन 120 किलो जूल पर मोल होती है। कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस, तो इसके लिए रेने निकल भी इस्तेमाल किया जाता है जिसका वर्ड हमारी बुक के अंदर शामिल किया गया है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अ सोडियम एल्यूमिनियम अलॉय, निकल एल्यूमिनियम अलॉय। निकल एल्यूमिनियम अलॉय का जब रिएक्शन कराया जाता है कास्टिक सोडा के साथ तो उससे जो निकल बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ रेने निकल। तो ये एक स्पॉन्जी टाइप का निकल होता है जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है।
तो ये इसका रिएक्शन है। सिमिलरली अगर हम रेने निकल का इस्तेमाल करें तो हमें कंडीशन ज़्यादा हार्श नहीं देनी पड़ती, बल्कि हमें 3 atm और 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवा के अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। The catalyst assist in breaking the pi bond of the alkene and the hydrogen sigma bond। तो ये कह रहा है कि कैटलिस्ट जो होता है वही असल में जो है वो हमें मेन सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू अल्कीन का पाई बॉन्ड और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है। हाइड्रोजनेशन की एप्लीकेशंस क्या हैं? तो इन द लेबोरेटरी ये इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड एज अ सिंथेटिक मेथड, एज एन एनालिटिकल टूल, ये एनालिटिकल टूल के तौर पर भी यूज होता है। एज द रिएक्शन इज जनरली क्वांटिटेटिव, क्योंकि रिएक्शन ये जनरली क्वांटिटेटिव है, जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने ही हाइड्रोजन ऐड होंगे। तो दैट्स व्हाई क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की वजह से इसको एनालिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। In industry, it is used for the manufacturing of vegetable ghee from vegetable oil। इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर वेजिटेबल घी जब वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है तो वेजिटेबल ऑयल की भी हाइड्रोजनेशन करवा के हम वेजिटेबल घी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड एज all of these। delta option is the correct because it is a synthesis of saturated compound used for the preparation of vegetable ghee and as an analytical tool। तो all of the above, delta option is the correct। नेक्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। हाइड्रोजन हेलाइड या हैलोजन एसिड्स की हम एडिशन करवाते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड टू अल्कीन्स, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। प्रोसेस देखें, रिएक्शन विल फॉलो मार्कोनिकव्स रूल। मार्कोनिकव्स रूल को फॉलो करेगा। व्हाट इज द मार्कोनिकव रूल? तो मार्कोनिकव रूल आप पढ़ के आते हैं कि जब एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड किया जाए किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। अच्छा, इसको ये रूल भी कहा जाता है रिचर गेट रिचर। जो पहले रिच होता है वो मजीद रिच हो जाता है, यानी कि जिसके पास पहले हाइड्रोजन ज्यादा हैं नेक्स्ट भी हाइड्रोजन उसी के पास जाएगा। तो नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो दैट इज कॉल्ड एज द मार्कोनिकव्स रूल। लेकिन ये तभी अप्लाई करना है जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो। जैसे कि ये 1 प्रोपीन है तो इसके अंदर 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है ये मेजर प्रोडक्ट यही बनेगी, और माइनर प्रोडक्ट बनेगी 1 ब्रोमोप्रोपेन। बल्कि 100% ऑलमोस्ट प्रोडक्ट जो है वो 2 ब्रोमोप्रोपेन ही जो है वो इससे प्रिपेयर होती है। क्वेश्चन इसमें देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रोडक्ट ऑफ व्हेन HBr रिएक्ट विद 2 ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटीन चूंकि सिमेट्रिकल है तो 2 ब्रोमोब्यूटेन जो है वो इससे प्रिपेयर होगा। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन इज आल्सो एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। रिएक्शन विद कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएं तो ये देखें यहां पर भी पहले ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहां पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। फिर ये कार्बोकेटाइन इस बेस की वजह से अटैक्ड होगा और ये वाली चीज जो है इस केस में बनेगी। देन वाटर के साथ रिएक्शन करने पे अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड वापस रीजनरेट हो जाता है। तो इंटरमीडिएट अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है ये इंटरमीडिएट है। ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर, ओवरऑल जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो वाटर ही जस्ट ऐड होता है, और इसलिए इस प्रोसेस को हाइड्रेशन भी कहा जाता है। तो अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास एक अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है, देन इसमें वाटर वेपर्स ऐड करें 100 डिग्री सेल्सियस पे तो अल्कोहल, और वापस सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बन जाएगा। एमसीक्यू इसमें से हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कैन बी डन बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट। एडिशन ऑफ हैलोजेंस की बात करें तो कंडीशंस इसके लिए क्या है? दिस रिएक्शन अकर्स इजीली एंड डज नॉट रिक्वायर अ कैटलिस्ट। Fluorine react vigorously while the chlorine and bromine have moderate reactions. Iodine do not react. Iodine इस केस में रिएक्ट नहीं करता, तो ये भी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। एग्जांपल्स में देखें तो ब्रोमो 1 प्रोपेन टू फॉर्म 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन है। एक ब्रोमीन जो है वो इस साइड पर अटैच हो जाएगा और एक ब्रोमीन इस साइड पर अटैच हो जाएगा। सिमिलरली क्लोरीनेशन अगर आप करवाएं तो उससे भी आपके पास जो है 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन जो है वो प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसी रिएक्शन को हम एज अ टेस्ट भी यूज करते हैं। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिस्चार्ज
व्हेन अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट। अगर अनसैचुरेशन होती है, डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन होने पे जो ब्रोमीन है वो अपना कलर डिस्चार्ज कर देता है, और इसी कलर डिस्चार्ज की वजह से हम इसको एज अ टेस्ट जो है वो यूज करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर पहले इसका जो है ये ब्राउन कलर था, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर कोई अनसैचुरेटेड अल्कीन ऐड करेंगे तो इसका कलर डिसअपियर हो जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपने यूज किया है। विच रिएक्ट रेडिली विद ब्रोमीन, तो जो इसमें अल्कीन होगा वही रेडिली रिएक्ट करेगा, बाकी सारे इसमें अल्केन हैं, जबकि चार्ली ऑप्शन जो है वो एक अल्कीन है। व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद आयोडीन इट विल गिव, तो इट विल गिव 1,2 डाइओडो प्रोपेन, ये 1,2 डाइओडोप्रोपेन जो है वो प्रिपेयर करेगा। नेक्स्ट एडिशन ऑफ हाइपोहेलोस एसिड है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की ही टाइप है। हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन इन एक्वा सॉल्यूशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रन, तो इससे हेलोहाइड्रन बनते हैं जिसके अंदर OH और एक साइड पर हेलोजन ग्रुप जो है वो ऐड होता है। हेलोहाइड्रन इज फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स विद, तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हेलोजन, अगर हम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हेलोजन लें, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट, तो इसके जरिए से हम हेलोहाइड्रन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। देन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इसकी बात करें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि अल्कीन्स मिक्स विद ऑक्सीजन इन एयर एंड पास्ड ओवर सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट टू फॉर्म एपोक्साइड, तो इससे एपोक्साइड बनते हैं। एपोक्साइड्स को साइक्लिक ईथर्स भी कहा जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज साइक्लिक ईथर्स, तो ये साइक्लिक ईथर्स भी कहलाते हैं। एपोक्साइड्स आर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ग्लाइकोल प्रोडक्शन, और ये जो एपोक्साइड्स होते हैं इनके जरिए से हम आगे फर्दर ग्लाइकोल्स की फॉर्मेशन या फिर डायोल्स की फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन इज आल्सो द एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी कह सकते हैं, और इसके अलावा इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी ऑक्सीजन ऐड होती है। तो हाइड्रोक्सिलेशन करवाई जाती है विद द बेयर्स रिएजेंट। व्हाट इज द बेयर्स रिएजेंट? डाइल्यूट 1% सॉरी एसिडिक नहीं आएगा, बेसिक अल्कलाइन KMnO4। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर जो है वो एसिडिक की बजाय आपने क्या लिखना है, अल्कलाइन, तो ये एसिडिक यहाँ पर नहीं आएगा। dilute 1% अल्कलाइन KMnO4 solution is called as the Beer's reagent, एसिडिक का वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा। अल्कीन्स विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स लाइक Beer's reagent at low temperature, तो अल्कीन जो है इस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करती हैं, और इससे के लिए इसको भी हम यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, तो अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए बेयर्स टेस्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आपने बेयर्स रिएजेंट को याद रखना है कि ये डाइल्यूट 1% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को कहा जाता है बेयर्स रिएजेंट। प्रोसेस हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड अकर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स नोन एज विसिनल ग्लाइकोल्स, तो विसिनल ग्लाइकोल्स की फॉर्मेशन इससे होती है। इंडिकेशन क्या है इस रिएक्शन की? तो पिंक कलर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज डिस्चार्ज ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन KMnO4 का पिंक कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन द मॉलिक्यूल, तो ये भी एज अ टेस्ट यूज होता है फॉर द अनसैचुरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। बेयर्स टेस्ट की बात करें तो पर्पल कलर डिल्यूट्स टू लाइट पर्पल, सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। पर्पल कलर डिसअपियर्स एंड ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो अनसैचुरेटेड के लिए ये टेस्ट हो गया। बेयर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, लेफ्ट पर्पल डिल्यूट टू लाइट पर्पल, तो सैचुरेटेड होता है, और अगर राइट पर्पल डिसअपियर्स ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म तो अनसैचुरेटेड होता है। तो ये हमारे पास जो है टेस्ट जब परफॉर्म होता है तो ओवरऑल ये अगर कलर रहता है तो ये हमारे पास जो है वो इंडिकेशन होती है कि इसके अंदर कोई अनसैचुरेशन कंपाउंड जो है वो मौजूद है। केमिकली बेयर्स रिएजेंट इज, तो 1% अल्कलाइन KMnO4, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स कैन बी कैरिड आउट बाय, तो अभी हमने पढ़ा अल्कलाइन KMnO4, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट। एपॉक्सी इथेन इज प्रोडक्ट ऑफ, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन की प्रोडक्ट है, क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं अल्कीन्स की तो उससे हमारे पास जो है वो एपॉक्साइड्स बनते हैं जिसके अंदर एपॉक्सी इथेन भी है। रिएजेंट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड, तो अल्कलाइन KMnO4 भी यूज होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, और ब्रोमीन वाटर भी यूज होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो बोथ अल्फा एंड बीटा। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट।
इसके अलावा जी थर्ड इसके रिएक्शन है कंबस्शन। अल्कीन्स बर्न विद ल्यूमिनस फ्लेम। ये हमने पहले बात की कि अल्कीन्स को जब बर्न किया जाता है तो ल्यूमिनस फ्लेम जो है ये शो करते हैं। प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इथेन इज हाईली एक्सप्लोसिव। इसके अलावा ये भी रिएक्शन हाईली एक्सप्लोसिव होता है। जब हम इथेन की कंबस्शन करवाएं तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन जो है वो हो सकता है। इसके अलावा जी ओजोनोलाइसिस इज आल्सो द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विद द ओजोन। ओजोन इज हाईली रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, react vigorously with alkenes to form malonide and rearrange spontaneously to form ozonide। ओजोनाइड चूंकि ज्यादा स्टेबल होता है तो इसलिए मलोजोनाइड फौरी तौर पर कन्वर्ट हो जाता है ओजोनाइड के अंदर। दिस ओजोनोलाइसिस यूज्ड टू लोकेट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ये पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को लोकेट करने के लिए जो है इस्तेमाल होता है। सिमेट्रिकल अल्कीन्स गिव्स सेम कार्बोनिल प्रोडक्ट्स, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो जो सेम अल्कीन्स होती हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन्स होती हैं, उनकी प्रोडक्ट सिमेट्रिकल होती है। जैसे यहाँ पर ये दोनों साइडों पर फॉर्मल्डिहाइड है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो फिर यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो मिलती हैं। एमसीक्यू देख लें तो रिएक्शन यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज द ओजोनोलाइसिस। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कीन। इसके अंदर अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर मोनोमर्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल नोन एज पॉलीमर। तो पॉलीमराइजेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स मोनोमर्स आपस में कंबाइन होके लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज पॉलीमर्स। कंडीशंस क्या है? इथीन एट 400 डिग्री सेल्सियस 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पोलीमराइजेस टू पॉलीथीन और पॉलीइथाइलिन। तो पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन जो है इससे बनता है अगर आप इथीन को 400 डिग्री सेल्सियस और 100 एटीएम प्रेशर के ऊपर हीट करें। A good quality polythene is obtained when ethene is polymerized in the presence of aluminium triethyl। एल्यूमिनियम ट्राईइथाइल की मौजूदगी में अगर आप ये रिएक्शन करवाएं तो एक अच्छी क्वालिटी का पॉलीथीन बनेगा। और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कैटालिस्ट, ये दो कैटालिस्ट हैं जिनकी मौजूदगी में गुड क्वालिटी पॉलीथीन बनता है। अब जब क्वेश्चन किया जाता है तो एमसीक्यू के अंदर यही चीज जो है वो फर्क डालेगी कि अगर उसने कहा गुड क्वालिटी पॉलीथीन तो देन आपको यूज करना पड़ेगा ये कैटालिस्ट, और अगर उसने जस्ट कहा कि आप पॉलीथीन बनाएं तो फिर आप 400 डिग्री सेल्सियस और 100 एटीएम प्रेशर के ऊपर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। पॉलीथीन इज अ पॉलीमर प्रोडक्ट ऑफ इथीन। तो इथीन की ये पॉलीमर प्रोडक्ट है। फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो पॉलीमराइजेशन हो रही है ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, तो दैट इज अ फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो ये फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन को फॉलो करती है। आप इसमें देखें ये सारे पॉलीप्रोपाइलीन बन गया है। अब अगर आप इसको देखें तो ये इस तरीके से जो है वो फ्री रेडिकल की सूरत में जो है ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। फ्री रेडिकल आगे फर्दर डबल बॉन्ड पे अटैक करता है और उससे आगे फर्दर ये अटैक होता जाता है जिससे हमारे पास जो है वो फर्दर प्रोडक्ट बनती जाती है। द प्रोडक्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इज, तो पॉलीथीन है, दैट इज बेटा ऑप्शन पॉलीथीन। टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी पॉलीथीन, तो अब देखें उसके अंदर उसने साइन दिया आपको गुड क्वालिटी का, तो अब आपने ढूंढना है कैटालिस्ट के कौन सा कैटालिस्ट है। तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, लेकिन यहां पर सिर्फ टाइटेनियम क्लोराइड दिया गया है लेकिन ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम नहीं है, तो इसलिए बीटा ऑप्शन जो है वो जस्ट इसके अंदर करेक्ट है। Which of the following does not change when ethene is polymerized to form polyethylene? कौन सी चीज चेंज नहीं होती जब इथीन पॉलीमर बनाती है पॉलीइथाइलिन का? तो याद रखें परसेंटेज कंपोजिशन चेंज नहीं होती बट मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। सिंथेटिक रबर इज मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, तो सिंथेटिक रबर बनता है क्लोरोप्रीन से। डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यूजेस ऑफ अल्कीन्स, यूजेस ऑफ अल्कीन्स भी आपने याद करने हैं, जैसे कि इथीन के यूजेस हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर, जैसे कि पॉलीथीन यूज फॉर मेकिंग टॉयज, केबल्स, बैग्स, बॉक्सेस एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, एज एन एनेस्थेटिक यूज होती है। मस्टर्ड गैस की प्रेपरेशन इससे की जाती है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है वो यूज की गई थी। हाई बॉइलिंग लिक्विड होती है और इसका जो है फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, तो ये कहलाती है मस्टर्ड गैस, दैट इज अ हाईली बॉइलिंग लिक्विड। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स जैसे कि ग्लाइकोल्स, इथाइल हैलाइड्स, इथाइल अल्कोहल वगैरह जो है वो इससे प्रिपेयर किए जा सकते हैं।
नेक्स्ट इसका एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ इथीन, तो एज अ सॉल्वेंट, ये एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं हो सकती क्योंकि ये गैस है और गैसेस जो है वो बहुत रेयर यूजेस होते हैं उनके एज अ सॉल्वेंट। कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, अगर आप इसको देखें तो आपको बहुत सी चीजें समराइज जो है वो इसके अंदर मिलेंगी। हाइब्रिडाइजेशन, अल्केन के अंदर sp3, अल्कीन में sp2 और अल्काइन में sp। सिमिलरली सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स, s करैक्टर, p करैक्टर, सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखें तो अल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अल्कीन और अल्काइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। एडिशन रिएक्शन, अल्केन एडिशन रिएक्शन नहीं देते लेकिन अल्कीन और अल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, तो अल्केन पॉलीमराइजेशन नहीं करते वाइल अल्कीन और अल्काइन पॉलीमराइजेशन करते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो अल्केन सबसे लीस्ट रिएक्टिव हैं, अल्कीन मोस्ट रिएक्टिव हैं और अल्काइन मॉडरेटली रिएक्टिव हैं। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव क्लास कौन सी है? अल्कीन्स की क्लास। नेक्स्ट केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन, जो कि थर्ड इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डिस्कवर्ड बाय माइकल फेराडे बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार एंड वेजिटेबल ऑयल इन 1825। तो बेंजीन को सबसे पहले डिस्कवर किया था माइकल फेराडे ने बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार एंड वेजिटेबल ऑयल इन 1825। देन मोलेकुलर फार्मूला इसका बाय एलिमेंटल एनालिसिस, जो एलिमेंटल एनालिसिस होता है, जैसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कंबस्शन एनालिसिस, तो कंबस्शन एनालिसिस की मदद से इसका इंपेरिकल फार्मूला मिला जो कि था CH। बाय वेपर डेंसिटी मेथड इसका मॉलिक्यूलर वेट मिला जो कि 78 था और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका डिटरमिन किया गया जो कि C6H6 था, विच वाज हाईली अनसैचुरेटेड। फार्मूला ये शो कर रहा था कि ये कंपाउंड हाईली अनसैचुरेटेड है। केक्यूले स्ट्रक्चर, जब स्ट्रक्चर की बारी आई तो बहुत से लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देने की कोशिश की लेकिन कोई भी कामयाब ना हो सका और एंड पे हमें पता चला कि इसका लीनियर स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है बल्कि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो केक्यूले ने प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन दिया कंटेनिंग 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड, जिसने सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट किए थे। गिव ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, गिव 3 आइसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। लेकिन वो जो 3 डबल बॉन्ड वाली बात थी अगर वो सही मानी जाती तो इसके अंदर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सिर्फ एक ना होती बल्कि एक से ज्यादा पॉसिबल होती, बट ऐसा नहीं था। सिमिलरली केक्यूले के स्ट्रक्चर में ये भी प्रॉब्लम आई कि केक्यूले कह रहा था कि ये डबल बॉन्ड रखता है, तो अगर ये डबल बॉन्ड रखता है तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करनी चाहिए, बट बेंजीन यूजुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। तो एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चला? तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उससे साबित हुआ all carbon and hydrogen atoms are in a same plane, all angles are 120 डिग्री। बॉन्ड लेंथ इसके अंदर कार्बन कार्बन की 1.379 एंगस्ट्रम थी जबकि कार्बन हाइड्रोजन की 1.09 एंगस्ट्रम थी। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन के अंदर हमें क्या क्या बातें पता चली? तो ईच कार्बन ऑफ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री रखते हैं और 1p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है परपेंडिकुलर होता है sp2 ऑर्बिटल्स के। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो sp2 ओवरलैप से बने हुए हैं और उनके अंदर 1.09 एंगस्ट्रम उनकी बॉन्ड लेंथ है और 120 डिग्री एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल है। कार्बन कार्बन बॉन्ड sp2 ओवरलैप से बने हुए हैं और 1.39 एंगस्ट्रम बॉन्ड लेंथ है जबकि 120 डिग्री उसका इंटरनल बॉन्ड एंगल है। और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या आप उसको 3 पाई बॉन्ड्स कह तो सकते हैं लेकिन होते नहीं हैं क्योंकि दे आर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो पाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद है। 2 डायमेंशनल रेगुलर हेक्सागोनल फ्रेमवर्क होता है इसका, तो इट हैज अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल फ्रेमवर्क जो है वो इसके अंदर मौजूद है। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसके ऊपर और नीचे डीलोकलाइज्ड पाई सिस्टम जो है वो मौजूद है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की बात करें कि व्हाई बेंजीन इज मोर स्टेबल देन इट्स स्ट्रक्चर, तो स्टेबल ड्यू टू एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसका हाईली डीलोकलाइज्ड होता है जिसकी वजह से जो है ये हाईली स्टेबल है। दिस इज कॉल्ड एज द कंजुगेशन। Heat of hydrogenation of benzene is -208 kilojoule per mole, less than that of 135 cyclohexatriene, ड्यू टू किस वजह से? तो ड्यू टू रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या है? तो रेजोनेंस एनर्जी वो वाली एनर्जी है जो डिफरेंस आता है इन अमाउंट ऑफ हीट एक्चुअली रिलीज आर कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड अमाउंट में और ओरिजिनल अमाउंट ऑफ एनर्जी में जितना डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस एनर्जी। और बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी आपने याद रखनी है, दैट इज 150.5 किलोजोल पर मोल।
रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अरेंज ड्यू टू पॉसिबल पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम। तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डिफरेंट पेयरिंग स्कीम के ऊपर हम डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं जो कि कहलाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जैसे कि बेंजीन के 5 स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, पहले 2 कहलाते हैं कैक्यूले स्ट्रक्चर एंड दीज 3 आर कॉल्ड एज डिवार्स स्ट्रक्चर। तो ये डिवार्स स्ट्रक्चर कहलाते हैं। MCQ देखते हैं, द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड ओवरलैपिंग इज ड्यू टू। तो कार्बन कार्बन sp2 ओवरलैपिंग से हासिल होता है। द ज्योमेट्री ऑफ बेंजीन इज, तो बीटा ऑप्शन हेक्सागोनल प्लेनर। द बेंजीन द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज, तो अभी हमने पढ़ा 1.09 एंगस्ट्रम। तो 1.09 एंगस्ट्रम जो है इसके अंदर बॉन्ड लेंथ है कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान। The possibility of different pairing schemes of valence electrons of atom is called as resonance. तो उसको resonance कहा जाएगा। Which statement about carbon carbon bond of benzene is true? तो कौन सी statement true है? तो bond length is shorter than carbon carbon single bond but greater than carbon carbon double bond. In benzene ring each carbon is sp2 hybridized. Charlie option is the correct. How many pi electrons are there in benzene to form delocalized electronic cloud? तो 6 pi electrons are there in benzene to form a delocalized electronic cloud. Stability of benzene is due to, तो अभी हमने बात की extensive delocalization of electron। तो extensive delocalization of electrons की वजह से benzene highly stable होता है। In benzene there exists delocalized pi electronic charge, not the 3 double bonds। ये आपने बात याद रखनी है, ये MCQ बहुत दफा आता है कि आप जो है अगर देखें तो हाँ आपने अल्फा ऑप्शन को देखते टिक नहीं कर देना कि ये 3 डबल बॉन्ड्स हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, delocalized pi electronic charge। हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो इन एरोमेटिक कंपाउंड इज लो, क्योंकि हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो इसमें लो होती है, बाकियों की निस्बत अगर आप देखें तो इसमें हाइड्रोजन की तादाद कम है। जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन करता है। बेंजीन डज नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये नहीं करता। इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मेंटेनिंग द एरोमेटिक कोर, तो इसके अंदर जो एरोमेटिक रिंग है उसको ये मेंटेन रखता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो कर सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसेस अ प्रोटॉन ऑन बेंजीन विद अनदर इलेक्ट्रोफाइल, तो ये किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के साथ अपना एक प्रोटॉन जो है वो रिप्लेस कर लेता है। बेंजीन्स pi electrons participate as a Lewis base in reactions with Lewis acids. जनरल मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा बहुत मजे की बात कि जस्ट 3 स्टेप का मैकेनिज्म है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल प्लस बेस, स्टेप 2 इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग एंड द स्टेप 3 इज द रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट और अटैक ऑफ अ बेस। पहले स्टेप के अंदर हमेशा कैटलिस्ट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल और बेस बनती है। दूसरे में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इस पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और उससे हमारे पास यहाँ पर देखें ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हो जाती है। नॉर्मली कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज था, लेकिन जब ये चीज बनती है जिसको हम कह सकते हैं अरीनियम आइन, तो इसके अंदर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये बात आपने जहन में रखनी है। रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट और अटैक ऑफ अ बेस, तो बेस हमेशा अटैक करती है प्रोटॉन पे, तो यहां से ये प्रोटॉन को ले जाएगी और बाकी ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट हो जाएंगे ताकि एरोमेटिसिटी या इस रिंग की जो डीलोकलाइजेशन है वो बहाल हो सके। एक एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं और बाकी सारे रिएक्शंस आप इसी सेम मैकेनिज्म के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि देखें मैं इसके अंदर नाइट्रेशन की एग्जांपल करवा रहा हूं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड बेस, फर्स्ट स्टेप सेम बिल्कुल, ये हमारे पास रिएजेंट है और ये हमारे पास कैटलिस्ट है। इन दोनों के रिएक्शन से NO2 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल बना और बेस बनी HSO4 नेगेटिव प्लस साथ में बना वाटर। सेकंड इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो NO2 इलेक्ट्रोफाइल की जगह पर जस्ट क्या लिख लिया NO2, तो यहां पर आ गया NO2 इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। देन अटैक ऑफ अ बेस और रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, तो उस केस में भी देखें ये HSO4 गया, इसने H को यहां से लिया तो H2SO4 बना दिया और नाइट्रो ग्रुप यहां पर रह गया। तो देखें यहां पर जो मैंने बात की ना रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट का काम ही ये होता है कि वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करे और एट द एंड रिएक्शन के अंदर से रीजनरेट हो जाए। तो अब अगर आप ये मैकेनिज्म अच्छे तरीके से समझ लें तो आप इस एक टेबल की मदद से इसके सारे रिएक्शंस को समराइज कर सकते हैं। लाइक देखें हेलोजिनेशन अगर आपने करवानी है तो इलेक्ट्रोफाइल हेलोजन होगा, न्यूक्लियोफाइल FeX4 नेगेटिव यानी कि जो बेस है ये होगी,
रिएजेंट इस केस में हेलोजन है और कैटलिस्ट इस केस में FeX3 है और प्रोडक्ट बनेगी हेलो बेंजीन। नाइट्रेशन के केस में इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल HSO4 नेगेटिव, जैसा कि अभी मैंने दिखाया। देन HNO3 इसके अंदर रिएजेंट है और कैटलिस्ट H2SO4 है, प्रोडक्ट क्या बनेगी, नाइट्रोबेंजीन। सल्फोनेशन के केस में याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल है SO3, न्यूक्लियोफाइल HSO4 नेगेटिव है, रिएजेंट H2SO4 और कैटलिस्ट भी H2SO4 है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। अल्काइलेशन के अंदर R पॉजिटिव यानी कि अल्काइल ग्रुप या कार्बोकेटाइन बनता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल, AlX4 माइनस न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस है और रिएजेंट इस केस में अल्काइल हैलाइड, जबकि कैटलिस्ट इस केस में AlX3 होता है। और एसाइलेशन की बात करें तो असाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इस केस में AlX4 नेगेटिव, रिएजेंट इस केस में जो है वो हमारे पास एसिड हैलाइड होते हैं और कैटलिस्ट इस केस में AlX3 है। और इन दोनों रिएक्शंस को फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन भी कहा जाता है। अब आपने करना क्या है, तो आपने जो पीछे मैंने आपको जनरल मैकेनिज्म दिखाया है, आपने इस टेबल की मदद से वहां पर ये सारे इलेक्ट्रोफाइल और साथ में न्यूक्लियोफाइल, साथ में रिएजेंट और कैटलिस्ट वहां पर पुट करते जाना है, तो आपके जो है वो सारे के सारे रिएक्शन जो है वो इससे कंप्लीट हो जाएंगे। देन MCQ है, ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इज, तो बीटा ऑप्शन है NO2 पॉजिटिव। Anhydrous AlCl3 is used in the Friedel-Crafts reaction because it is, तो AlCl3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लेविस एसिड होता है, तो इस वजह से ये एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर यूज होता है। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, तो किसकी प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन करवाई जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बेंजीन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म, तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस होगा। रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व, जिसके अंदर बेंजीन रिंग खुद इन्वॉल्व होती है। एडिशन रिएक्शन, तो सबसे पहले रिडक्शन है जिसको हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। निकल और प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में एट 200 डिग्री सेल्सियस ये रिएक्शन होता है। हेलोजिनेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फ्लोरिनेशन 2 डिग्रीज, क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन अकर एट मॉडरेट रेट, तो ये मॉडरेट रेट के ऊपर जब होती हैं तो ये हेक्साक्लोरोबेंजीन बन जाता है। यहाँ पर ये दरमियान में जो है वो सारे के सारे डबल बॉन्ड नहीं आएंगे, ये आपने जो है रिमूव करने हैं, हेक्साक्लोरो जो है वो बेंजीन इससे बनेगा। नेक्स्ट कंबस्शन है, तो व्हेन बर्न्ड फ्रीली कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडेशन की बात करें तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ये कर सकते हैं, बट दे हैव नो इफेक्ट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4। इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन बेंजीन रिंग के ऊपर नहीं होता, ओनली ऑक्सीडाइज व्हेन हीटेड स्ट्रांगली इन एयर विद वनेडियम पेंटाऑक्साइड, लेकिन वनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ जो है ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं और उससे बनाते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। और मैलिक एनहाइड्राइड के अंदर अगर आप वाटर ऐड करें तो मैलिक एसिड जो है वो इससे प्रिपेयर होता है। ओजोनोलाइसिस करवाएं तो बेंजीन विद ओजोन गिव ग्लाइऑक्सल, ट्राई ओजोनाइड इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसमें होती है और बाद में हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट इसके अंदर ग्लाइऑक्सल बनता है। साइड चेन ऑक्सीडेशन, ये इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि साइड चेन ऑक्सीडेशन यानी कि अल्काइल बेंजीन रेडिली ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 और K2Cr2O7, ओनली अल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज्ड बेंजीन रिंग रिमेन इंटैक्ट। जब हम साइड चेन ऑक्सीडेशन की बात करते हैं और KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं तो सिर्फ जो साइड चेन होती है वही ऑक्सीडाइज होती है, जबकि बेंजीन रिंग इस केस में इंटैक्ट रहती है। बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड नो मैटर व्हाट इज द लेंथ ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप की लेंथ जितनी मर्जी बड़ी हो, हमेशा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इस केस में हमेशा बेंजोइक एसिड ही रहती है, तो ये आपने हमेशा याद रखना है। अगर आप इसका मैकेनिज्म समझना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका मैकेनिज्म जो है वो समझा दूंगा। बेंजीन रिएक्ट विद ओजोन एंड गिव्स, क्या बनाएगी, ग्लाइऑक्सल जो है इससे बनता है। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जब हम डाई सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, सेकंड ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाते हैं ऑन द बेंजीन रिंग, तो फिर हमारे पास 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनती हैं, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन जैसे इस केस में, और इनके कॉमन नेम आर्दोजाइलीन, मेटाजाइलीन और पैराजाइलीन है। बिहेवियर टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन,
द ग्रुप प्रेजेंट ऑन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हैज डायरेक्टिव इफेक्ट। जो पहला ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, वो डिसाइड करता है कि आने वाले ग्रुप ने कहां पर अटैच होना है। क्या आने वाले ग्रुप ने आर्दो या पैरा पे जाना है, या आने वाले ग्रुप ने मेटा पे जाना है। तो याद रखें यहां पर दो किस्म के ग्रुप बनाए गए हैं, आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, दे आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ये चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इसलिए आर्दो और पैरा पोजीशन के ऊपर जो है ये नेगेटिव चार्ज जो है वो जनरेट कर देते हैं, और इसके नेगेटिव चार्ज आने की वजह से अब अटैक चूंकि करना होता है इलेक्ट्रोफाइल ने, तो इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं पोजीशंस के ऊपर अटैक करता है जहां पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, यानी कि आर्दो और पैरा के ऊपर। तो दे विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। जैसे कि ये सारे ग्रुप लिखे हुए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं लेकिन ये भूल जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको आगे मेथड बताऊंगा कि आप कैसे जज करेंगे कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और इंक्रीज करेगा रिएक्टिविटी को, और कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है और रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। अच्छा, अब यहां पर एक्सेप्शन है कुछ। हैलोजेंस आर आर्दो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो ज्यादातर हमारे पास जो है वो एक्टिवेटिंग होते हैं, मतलब वो रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। लेकिन जो हमारे पास हैलोजेंस हैं ये आर्दो पैरा डायरेक्शन तो देते हैं लेकिन ये होते डीएक्टिवेटिंग हैं। तो ये रिंग की एक्टिवेशन को या उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाते नहीं है बल्कि कम कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्लोरोबेंजीन है, तो देखें इस केस में हमारे पास जो है वो NO2 यहां पर और NO2 पैरा पोजीशन पर जो है वो लगेगा, तो आर्दो क्लोरो 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन या फिर 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन इससे बनेगी। और इसी से हम जो है वो अगर नाइट्रो को पहले लगा लें तो नाइट्रो इनको क्लोरो को भेजेगा एट द मेटा पोजीशन। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होता है एंड दे विल डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्टिविटी को ये डिक्रीज करते हैं। जैसे कि ये जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे तो यहां पर आर्दो और पैरा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसलिए जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव पर अटैक नहीं कर सकता, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही पोजीशन है कि वो मेटा के ऊपर जाके अटैक कर दे, तो इसलिए वो मेटा के ऊपर जो है वो अटैक करेगा। जैसे कि नाइट्रोबेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन के अंदर अगर आप देखें तो नाइट्रोबेंजीन क्योंकि NO2 ग्रुप विदड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्लोरीन को मेटा के ऊपर जो है वो पोजीशन देगा। कैसे याद करना आपने, तो याद रखें जो बेंजीन रिंग के साथ ये पहला ग्रुप लगा हुआ है ये आप A एटम कह लें और इससे अगला B एटम कह लें। अगर तो B लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और A मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन इट विल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, फिर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप होगा और रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। और अगर ये ग्रुप इस तरह से हो कि B इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, देन ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होगा, तब ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है और रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। एग्जांपल के तौर पर देखें ये CH3 ग्रुप है, ये कार्बन और कार्बन से आगे है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है जबकि कार्बन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसी वजह से ये ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, कार्बन है और कार्बन से आगे ऑक्सीजन है, अगर आप देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो इस वजह से ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा। अब आपने ग्रुप को याद नहीं करना बल्कि आप ग्रुप को देख के ये जज करने की कोशिश कीजिएगा कि कहां पर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है, और जिधर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस आपको डायरेक्शन दे दे तो आपने उसी के साथ डिसाइड करना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो आर्दो पैरा डायरेक्टिंग है और जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है वो मेटा डायरेक्टिंग है। नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन टेक्स प्लेस एट, तो नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन है जब हम करवाएंगे बोथ आर्दो एंड पैरा पोजीशन, आर्दो और पैरा पोजीशन के ऊपर होगी। द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स मेनली आर्दो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन, तो इससे भी आर्दो और पैरा क्लोरोटोलुइन जो है वो बनेगी। विच पेयर ऑफ ग्रुप्स कंटेन आर्दो पैरा बोथ आर्दो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, किसके अंदर बोथ आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, दोनों के दोनों आर्दो पैरा हों। तो देखें OH, O से आगे H है तो इसका मतलब है O A है और H जो है वो B है, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। बट कार्बन से आगे ऑक्सीजन है, तो कार्बन से आगे अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर जाहिर सी बात है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होगा। तो उसने कहा था दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने चाहिए। आप इसी तरीके से इनको देख के जज कीजिएगा, तो इसके अंदर डेल्टा ऑप्शन ठीक है जिस केस में दोनों के दोनों जो है वो आर्दो पैरा डायरेक्टिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो शामिल है। डाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग वुड गिव राइज टू आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, तो 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके अंदर आर्दो पैरा और मेटा होती है।
कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड बेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आप इस टेबल को समझें तो बहुत से क्वेश्चंस और बहुत से एमसीक्यूज आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। रिएक्टिविटी की बात करें, अल्केन्स अनरिएक्टिव क्लास, प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड है, अनसैचुरेशन सैचुरेटेड कंपाउंड है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं करते, ये फ्री रेडिकल करते हैं, फ्री रेडिकल ये प्रेजेंट है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस नो, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। अल्कीन्स के बारे में वेरी रिएक्टिव क्लास, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं, फ्री रेडिकल नहीं करते, जस्ट करते हैं तो कब, पॉलीमराइजेशन के अंदर फ्री रेडिकल शो करते हैं। ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन डेफिनेटली करते हैं। बेंजीन रिएक्टिव क्लास है, रिक्वायर्ड ड्रास्टिक कंडीशंस है, हाईली सैचुरेटेड वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल ड्यू टू एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये करते हैं। फ्री रेडिकल को शो नहीं करते, साइड चेन के ऊपर जाके फ्री रेडिकल शो करते हैं। पॉलीमराइजेशन की बात करें तो पॉलीमराइजेशन ये नहीं करते। एंड रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के अंदर ये रेजिस्टेंट होते हैं, अगर वनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में करवाई जाए तो तब ये ऑक्सीडेशन करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर था। होपफुली आपको बहुत से कंसेप्ट, बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपका कहीं पर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट के ऊपर जो है वो दिया गया है। तब तक के लिए जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।